Hello students, welcome to Dikshant Surutech. I am assisting your science teacher and we are here to study the third part of your first biology chapter which name is life processes or just life process. Student, हम आज आपको इस life process चैप्टर के तीसरे पार्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आप सभी लोग यहाँ पे तीसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हो। इससे पहले आप लोग दो पार्ट्स को पढ़ चुके हो इस लाइफ प्रोसेस में और उस दो पार्ट में आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हो, जिसमें आपको हम बताएं तो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आप लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन के जो दो टाइप्स होते हैं, पहला आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, और फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी आपके तीन टाइप्स थे, जिसमें आपका सबसे पहला था सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, दूसरा था पैरासाइटिक, तीसरा था होलोजोइक। इसके बारे में भी आप लोग जान चुके हो। फिर आप लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो, और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो इसी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए जो आपके एसेंशियल कंडीशन होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, उसी के बारे में पढ़ना है, यानी कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम आपको बात करें तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो आप लोग पढ़े हो, तो उसके लिए जो आपके कंडीशन जो है, जो आपकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसमें कौन कौन सा कंडीशन आएगा। तो सबसे पहला है आपका सनलाइट। सनलाइट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सनलाइट जो है यही आपका चेंज होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। आप लोग को हम बताए थे, और ये सनलाइट जब केमिकल एनर्जी में चेंज होगा तो तभी आपका वो आगे चल के बहुत सारे प्रोसेस में क्या होता है, आपका इन्वॉल्व होते हैं। अब सनलाइट के बाद आपका होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो इस सनलाइट को ट्रैप करने वाला कोई नहीं होगा। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही आपका किसमें रिड्यूस होता है, इसी का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे वाटर से निकलता है, और ये आपका हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही आपका रिड्यूस करके किसमें चेंज करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो ये तीन चीज का होना जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब हम इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये तीन कंडीशन होना जरूरी है। तो अगर ये कंडीशन ना रहे तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग आज इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि सनलाइट के एब्सेंस में किस तरह का इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, कैसे आपके फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं होंगे, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। क्लोरोफिल के एब्सेंस से क्या होगा, इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस से क्या होगा, इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि ये तीनों अगर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तब का आपका प्रोसेस कैसा होता है, तब का इंपैक्ट कैसा होता है, और ये तीनों जब प्रेजेंट होते हैं तब आपका इंपैक्ट कैसा आता है, ठीक है। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट में आपका यूज होने वाला, उस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि किस किस कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है किसके लिए, आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। और ये कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन ये ग्लूकोज अगर इंस्टेंट यूज हो गए उस प्लांट के पार्ट्स में तब तो ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाएंगे, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में बचता है, आपका स्टार्च के फॉर्म में।
तो कहने का मतलब है कि हमारा जो प्लांट्स होते हैं या हमारे प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है उसमें स्टोर्ड फूड जो है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, या स्टार्च का ही आपका फॉर्मेशन ज्यादातर, ये स्टार्च का ही फॉर्मेशन ज्यादातर होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के एज ए प्रोडक्ट में। क्योंकि ग्लूकोज जो होगा वो तो इंस्टेंट यूज हो जाएगा, रह कौन जाएगा, आपका स्टार्च ही रह जाएगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आपको ये देखना है कि जहां पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वहां पे कौन मौजूद होगा, स्टार्च, और जहां नहीं हो रहा है वहां क्या नहीं होगा, तो स्टार्च नहीं होगा। इस कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। दूसरा, आपका स्टार्च की प्रेजेंट को चेक करने के लिए कि स्टार्च है कि नहीं है, वहां पे हम एक सॉल्यूशन का यूज करेंगे। किस सॉल्यूशन का, आयोडीन सॉल्यूशन का। किसका यूज करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का। और ये आयोडीन सॉल्यूशन जब इस स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है या स्टार्च के प्रेजेंस से स्टार्च के कांटेक्ट में जाता है तो वो अपने कलर को चेंज करके और कैसा कर देता है, ब्लू ब्लैक कर देता है। कैसा कर देता है, उस रीजन को ही क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। तो ये आपको कंसेप्ट को पता होना चाहिए कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाले हैं और उस आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो किसमें चेंज हो रहा है, ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि वो आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो किसके कांटेक्ट में आया है, स्टार्च के कांटेक्ट में आया है। तो किसी रीजन पे स्टार्च है कि नहीं है, इसके लिए हम इस आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे। दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट आपको ये समझना है इन तीनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए कि चाहे आप किसी भी कंडीशन के एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, सनलाइट के एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, या आप कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो, पहले आपको बहुत जरूरी ये चीज है कि जिस प्लांट को आप करने जा रहे हो, जिस लीफ को आप करने जा रहे हो, उसको डी स्टार्च करो। उसमें से बिल्कुल जो उसके पास स्टार्च मौजूद है, जो उसके पास फूड स्टोर हुआ है, उसको पहले खत्म करो। क्योंकि जब तक उसको आप खत्म नहीं करोगे तब तक आप उसका रियल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले से स्टार्च मौजूद है तो वो सब क्या होगा, आपके आयोडीन के कंटेक्ट में आके ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होगा और आपको एक ट्रू कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा। आप एक अच्छे कंक्लूजन पे नहीं जा पाओगे, आप उसको अच्छे तरीके से रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि आप जिस प्लांट का यूज करने जा रहे हो, आप जिस लीफ का यूज करने जा रहे हो, उसको पहले टोटली क्या करो, डी स्टार्च कर दो, उसको स्टार्च लैग कर दो, स्टार्च उसमें से निकाल दो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है और इसी चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज को याद रखना होगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। क्या लेना है, पॉटेड प्लांट। ठीक है, आपको एक पॉटेड प्लांट ले लेना है। पॉटेड प्लांट अगर आप ले रहे हो, उस पॉटेड प्लांट को उस पॉटेड प्लांट में जाहिर सी मात्रा है कि स्टार्च का मात्रा होगा। तो उस पॉटेड प्लांट्स में से स्टार्च को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए आप उसको 3 से 4 दिनों तक एक बंद कमरे में अंधेरी जगह पे, जहां सनलाइट हो ही ना, ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो पाए, उस जगह पे आप रख दो। क्योंकि अगर आप उसको अंधेरे जगह पे रखोगे तो वहां पे यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, तो वो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो उसके पास फूड का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। और फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा तो जो उसके बॉडी में आपका एक्स्ट्रा स्टार्च जो मौजूद है उसी को यूटिलाइज करेगा और वो अपने बॉडी में से स्टार्च को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जो कि आप चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉटेड प्लांट को 3 से 4 दिनों के लिए एकदम अंधेरी जगह पे रख देना है, जहां पे उसका स्टार्च जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद उसको लाना है और लाने के बाद आपको क्या करना है, उसके एक लीफ में, उसके एक, आप देख रहे हो यहाँ पे, उसके एक लीफ में मिडिल सेक्शन में एल्युमिनियम फॉइल को क्या कर देना है, रैप कर देना है, या ब्लैक पेपर को क्या कर देना है, आपको रैप कर देना है। एल्युमिनियम फॉइल और उस ब्लैक पेपर को रैप कर दो, इतना अच्छे से रैप करो कि वो आपका क्या हो, आपको उसमें मूवमेंट ना हो। आप क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो और क्लिप की मदद से आप इस एल्युमिनियम फॉइल को इस लिप्स के मिडिल सेक्शन में आपको रैप कर देना है। ठीक है, और रैप करने के बाद आपको इस पॉटेड प्लांट को फिर 3 से 4 दिनों तक अपने सनशाइन में, सूर्य की रोशनी में क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब देखिए,
छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इस एल्युमिनियम फॉइल से जिस आप लिप्स को क्या किए हो, रैप किए हो, उसको प्लग कर लो, इसको तोड़ लो। और तोड़ने के बाद आपको कुछ इसमें काम करने होंगे। तोड़ने के बाद इसको क्या करना है, इस लीफ को आपको वाटर में क्या करना है, बॉईल करना है। पहले आपको वाटर में बॉईल करना है, ठीक है, नॉर्मल वाटर में। वाटर में बॉईल करने का मेन रीजन है कि ये लीफ का जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा डेलिकेट हो जाए, वो नाजुक हो जाए, जिसके अंदर आपका आयोडीन सॉल्यूशन आसानी से जा सके और हमारे लीव्स के अंदर के कंपोनेंट के साथ वो रिएक्ट कर सके। तो आपको क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ने के बाद आपको गर्म पानी में उसको डालना है, जिससे इसके सेल मेम्ब्रेन में क्या आ जाए, तुष नाजुकता आ जाए। अब सेल मेम्ब्रेन में डालने के बाद अब बारी है इसमें मौजूद क्लोरोफिल को पूरी तरीके से रिमूव करने की, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, आपके एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर करता है और आपके एक्सपेरिमेंट को एक वेल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाने देता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट के पहले उसको डिस्चार्ज किए थे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल इसके क्लोरोफिल को क्या करना है, रिमूव करना है। क्लोरोफिल को रिमूव करने का तरीका होता है कि आपको इसको अल्कोहल में बॉईल करना होगा। इस लीफ को किसमें बॉईल करना होगा, अल्कोहल में बॉईल करना होगा। तो आप एक छोटा सा बीकर लो, इस बीकर में क्या करो, आप अल्कोहल को डालो और उसमें इस लीफ को क्या कर दो, इस एल्युमिनियम फॉइल कंटेनिंग लीफ को क्या कर दो, डाल दो। और डालने के बाद इसको डायरेक्ट आप बर्नर पे हीट मत करो। डायरेक्ट बर्नर पे हीट इसलिए मत करो क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आने से ये इसमें आग पकड़ सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, बॉयल वाटर में डाल के और तब इसको क्या करना है, आपको बॉयल करना है। तो एक जितना साइज का आप कंटेनर लिए हो अल्कोहल वाला, उससे बड़े साइज का एक कंटेनर लो और उसमें वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर उस बॉइल्ड वाटर में इस कंटेनर को क्या करो, डालो, जिसके चलते ये आपका जो अल्कोहल है वो हीट को कहां से ले, इस बॉइल्ड वाटर से ले, तो उतना ज्यादा ये इनफ्लेमेबल नहीं हो पाएगा। अब इसको तब तक, इस लीफ को तब तक इस अल्कोहल में बॉईल करते रहो जब तक ये लीफ टोटली अपनी कलर को क्या कर दे, कलरलेस ना कर दे, ये बिल्कुल आपका फीका ना पड़ जाए, तब तक आपको इसको क्या करना है, बॉईल करना है। फिर इस बॉईल करने, जब ये पूरी तरीके से फीका पड़ जाएगा, इसका कलर डिकलराइज हो जाएगा, तो इस लीफ को निकालो और निकालने के बाद फिर से इसको गर्म पानी में क्या करो, डालो, ताकि जो भी आपके क्लोरोफिल इस पे स्टिक हुए होंगे वो सब क्या हो, निकल जाए। तो ये आपके अल्कोहल में से निकालने के बाद फिर से इसको गर्म पानी में हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। इतना काम करने के बाद जब ये पूरी तरीके से अपने कलर को कलरलेस कर देगा, पूरी तरीके से इसमें से कलर क्या हो जाएंगे, आपको डिसअपीयर हो जाएंगे, तो इस लीफ को आपको क्या करना है, एक पेट्री डिश में इस लीफ को डालना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लीफ बिल्कुल अपने आप को क्या कर लिया है, डीकलराइज कर लिया है, इसमें से पूरी तरीके से क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इसको आपको एक पेट्री डिश में डाल देना है। पेट्री डिश में डालने के बाद आप क्या करो कि आप एक ड्रॉपर का यूज करके और आयोडीन का सॉल्यूशन जो है इस पत्ते के ऊपर डालना स्टार्ट करो। जब आयोडीन का सॉल्यूशन इस लीफ के ऊपर आप डालोगे तो आप एक अजीब तरीके का अपीयरेंस देखोगे। आप देखोगे क्या कि जिस जगह पे आप ये एल्युमिनियम फॉइल को क्या किए थे, रैप किए थे, वो आपका रीजन जो है वो आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो उसके आगे और पीछे का रीजन है वो क्या हुआ है, आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। अब कंसेप्ट आप याद करो। अब आपको क्या याद करना है, कंसेप्ट याद करना है इससे पहले जो आपको बताए हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कब होता है, जब वो किसके संपर्क में जाता है, स्टार्च के संपर्क में जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है, इसका मतलब कि इस रीजन में क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है, ठीक है। और ये अगर रीजन आपका यहाँ पे अगर ब्लू ब्लैक कलर में बदलाव नहीं हुआ है तो यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं है।
और आप इस पत्ते को बिल्कुल डी स्टार्च करके धूप में रखे थे। तो कहने का मतलब है कि जो आप 3 से 4 दिन तक धूप में रखे हो तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ इस जगह पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिजल्ट किसमें होता है? स्टार्च में होता है। तो यहाँ भी स्टार्च है, यहाँ भी स्टार्च है। और चूंकि तुम यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल को रैप किए थे तो यहाँ पे आपका सनलाइट नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते यहाँ स्टार्च नहीं है। ये आपका शो कर रहा है कि ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टार्च नहीं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचा है। दैट मींस कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रूफ कर रहा है कि हमारा सनलाइट जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहां पे आपको अब चूंकि आपको हम डायग्राम से ही टोटल एक्सपेरिमेंट को पढ़ा दिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में स्टेप होना बहुत जरूरी है। बहुत लंबा आपका स्लाइड बन जाता है, इसलिए आपको स्टेप हम इसमें नहीं डाले हैं। लेकिन जो आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसमें इस एक्सपेरिमेंट का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या देंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको हम कंटेंट देंगे, जिससे आपको याद करने में इसको क्या होगा, सहूलियत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड एसेंशियल कंडीशन के बारे में, जो कि है हमारा क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल का होना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आपको इस क्लोरोफिल के ना होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है किस प्रकार से आपका नहीं होता है, इसके लिए आपको एक बात समझना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक वेरीगेटेड लीफ लेना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है वेरीगेटेड। ठीक है, अब वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या होता है? वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है कि ऐसा लीफ जिसके अंदर 2 कलर या 2 से ज्यादा कलर आपको देखने को मिलते हो। ठीक है, उस तरह के लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। जैसे आपका क्रॉटन का जो लीफ होता है, क्रॉटन का लीफ जो होता है वो कैसा होता है, वेरीगेटेड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वेरीगेटेड लीफ लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जिसके साइड में आपका व्हाइट कलर है और उसके मिडिल सेक्शन में ही सिर्फ ग्रीन कलर है। यानी कि यहाँ पे 2 कलर से आपका बना है ये लीफ, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, वेरीगेटेड लीफ बोलेंगे। अब ये साइड में व्हाइट कलर और बीच में ग्रीन कलर, यानी कि साइड वाले में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है और बीच में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट। अब ये जो लीफ है, पहले तो ये आपका प्लांट में होगा तो आपको प्लांट ही लेना है। प्लांट को फिर से वही प्रोसेस कि डी स्टार्च करने के लिए 3 से 4 दिनों तक उसको आपको अंधेरे जगह पे रखना है, ताकि उसमें से बिल्कुल टोटल स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाए। फिर आप उसको लेके आना है। लेके आने के बाद आपको क्या करना है कि 3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में रखना है। और सनलाइट में रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उसमें से इस लीफ को तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद अब आपकी बारी यह है कि एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो क्लोरोफिल का इंटरफेयर आपको बंद करना है। तो इंटरफेयर बंद करने के लिए आपको इस लीफ को, जैसा कि पहले वाला एक्सपेरिमेंट आपको बताए थे कि अल्कोहल के सॉल्यूशन में आपको डाल के बॉयल करना है, जिससे आपके इस लीफ का जो क्लोरोफिल होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस लीफ का जो क्लोरोफिल होगा ये टोटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये लीफ बिल्कुल आपका डीकलराइज हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि इस लीफ के ऊपर आपको इस आयोडीन के सॉल्यूशन को, ड्रॉपर से आयोडीन के सॉल्यूशन को डालना है। तो आयोडीन के सॉल्यूशन को आप इस ड्रॉपर से डालोगे तो आप देखोगे कि जहां जहां पे आपका ग्रीनरी एरिया था मिडिल सेक्शन पे, वो आपका मिडिल सेक्शन किसमें चेंज हुआ है, आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है। और जो आपके साइड वाले रीजन थे जो व्हाइट कलर के थे, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है। ये आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ है। ये क्या शो कर रहा है, ये आपका क्या शो कर रहा है, तो आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में तभी चेंज होता है जब वो स्टार्च के संपर्क में आता है, स्टार्च के कांटेक्ट में आता है। तो ये मिडिल सेक्शन में आपका स्टार्च
है, ठीक है। और आपका जो साइड वाले रीजन है वहां पे स्टार्च नहीं है। अब ये मिडिल सेक्शन में स्टार्च इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्रीन कलर था और 3 से 4 दिन तक जो आपने उसको धूप में रखा तो ग्रीन कलर इसलिए था क्योंकि वहां क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल के चलते वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, वहां स्टार्च क्या हुआ, वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ और उस व्हाइट कलर पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि वहां क्लोरोफिल नहीं था। तो ये मिडिल सेक्शन को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होने का मेन रीजन ये है क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। दिस शोज दैट कि आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे और वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए होगा। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो किसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए होगा। फर्स्ट जो आपके 2-3 प्रोसेस है वो तो सेम रहेंगे कि आपको एक प्लांट लेना है, उस प्लांट को बिल्कुल पहले 3 से 4 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखना है ताकि उसमें से स्टार्च जो है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। फिर उसको लेके आना है और लाने के बाद उसको धूप में रखना है, लेकिन किस तरीके से रखना है इसके बारे में आप समझो। उसको धूप में रखना है लेकिन कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के इसेंशियल कंडीशन को शो करने के लिए आपको यहाँ पे जो एक्टिविटी करना है उस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि आपको पहले एक प्लांट लेना है। प्लांट इस प्रकार का लेना है कि उसका लीफ जो हो वो थोड़ा सा लंबा हो, ठीक है, बड़ा हो, और उसको आप 3 से 4 दिनों तक अंधेरे जगह पे रखो ताकि उसका स्टार्च जो है वो बिल्कुल रिमूव हो सके। और फिर उसको लाना है और लाने के बाद आपको किस तरीके से उसको धूप में रखना है इसके बारे में समझिए। आपको एक जार लेना है, ये क्या है, एक जार है। आपको एक जार लेना है, इस जार में सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक नेचर होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। अब ये पोटेशियम डाइऑक्साइड जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आपको एक ग्लास जार में रखना है। उस ग्लास जार के ऊपर आपको क्या करना है, एक रबर कॉर्क का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल टाइट हो, जिससे आपका कोई गैस बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर कोई गैस ना जा सके। इस तरीके से आपको ये टाइट फिटिंग का ये रबर कॉर्क का इस्तेमाल करना है। फिर उस रबर कर को बीच में से आपको क्या करना है, 2 भागों में स्प्लिट कर देना है। इतने पतले एरिया में स्प्लिट करना है जिससे हमारा ये लीफ क्या हो सके, सिर्फ उसको अंदर जा सके, बाकी कोई एरिया ना बचे। इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि जो आप 3 से 4 दिन तक अंधेरे में जो आप प्लांट को रखे हैं उस प्लांट को लेके आए, पॉटेड प्लांट, उसको लेके आइए और उसके लंबे से लीफ के आधे पार्ट को इस रबर कॉर्क के कटे हुए एरिया से इस ग्लास जार के अंदर डाल दीजिए और आधे पार्ट को इस रबर कॉर्क के ऊपर रखिए और इस अवस्था में इसको लगभग 3 से 4 दिनों तक धूप में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जब इस अवस्था में इसको आप 3 से 4 दिनों तक धूप में छोड़ोगे तो इस दौरान होगा क्या कि इस लीफ का अपर पार्ट जो है, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा लेकिन इसके लोअर पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण ये है कि जो इस ग्लास जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है और बाहर से कोई फ्रेश एयर अंदर आ नहीं रहा है क्योंकि वो रबर कॉर्क का हम इस्तेमाल किए हैं। तो ये जो ग्लास जार, इसके अंदर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्सेंट हो जाएगा और इस पार्ट को 3 से 4 दिनों तक आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब 3 से 4 दिनों के बाद इस लीफ को यहां से आपको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद फिर से वही काम करेंगे, यहां से क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे। क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए पहले आप उसको अल्कोहल में बॉयल करोगे, फिर उसको आप गर्म पानी में बॉयल करोगे ताकि जो भी क्लोरोफिल उस पे स्टिक हो वो भी आपके अच्छे तरीके से उससे रिमूव हो जाए। जब बिल्कुल इस लीफ पे से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, जब ये बिल्कुल डीकलराइज लीफ हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर आपको ड्रॉपर
की सहायता से क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन को डालना है। अब जब ड्रॉपर के हेल्प से इसके ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन को डालोगे तो आप ये पाओगे कि जितना एरिया आपका उस ग्लास जार के ऊपर निकला था वो तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। वो किस में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। और जितना पार्ट उस ग्लास जार के अंदर आपका था वो आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो पार्ट आपका ग्लास जार के अंदर था यहाँ पे आपका स्टार्च मौजूद नहीं है और जो ऊपर वाला पार्ट था वो वहां पे स्टार्च मौजूद है। अब नीचे वाले पार्ट में स्टार्च मौजूद नहीं है, इसका कारण ये है कि नीचे वाले पार्ट पे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है और ऊपर वाले पार्ट पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। अब फिर से बात करते हैं, नीचे वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होने का कारण यह है कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड आपके 3 से 4 दिनों तक नहीं मिला था और ऊपर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 4 दिनों तक मिला था। दिस शोज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको हम 3 एक्सपेरिमेंट बताएं और तीनों एक्सपेरिमेंट से आप लोग अलग अलग के मैसेज को समझे। पहला एक्सपेरिमेंट आपको ये प्रूफ किया कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए हमारा ये सनलाइट का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एसेंशियल बहुत ज्यादा एसेंशियल है। फिर आपका दूसरा आपने समझा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए क्लोरोफिल का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा आपने समझा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकेंड पार्ट आपको पढ़ाए थे उस वक्त आपको बताए थे कि ये सनलाइट क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, या वाटर जो रूट से वो लोग लेते हैं वो वाटर क्या करता है। इन सब के रोल को आपको हम बता दिए थे सेकेंड पार्ट में। तो अगर जिस भी बच्चे को नहीं पता हो कि इनका अपना अपना रोल क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो जाके वो उस पार्ट को देख के और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ये रॉ मटेरियल्स हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, ये रॉ मटेरियल्स जो है वो कहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो सबसे पहला आपका हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपका एक रॉ मटेरियल है। बाकी सनलाइट जो है वो तो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब किया जाएगा और ट्रैप किया जाएगा, और जो हमारा वाटर है वो हमारे सॉइल से रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, रूट से आपका क्या लेगा, जाइलम टिश्यू लेगा, और जाइलम टिश्यू जो होगा वो हमारे लिप्स तक पहुंचाएगा, दैट्स इट। लेकिन हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका यहाँ पे समझना है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स प्लांट। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। Each stomata pore is surrounded। देखिए आपका जो ग्रीन लिप्स होते हैं, इस ग्रीन लिप्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा संख्या में कुछ आपके छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और उन टाइनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और इसी स्टोमाटा से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को रिमूव किया जाता है। इतना आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आगे आपको हम बताते हैं कि Each stomatal pore और स्टोमाटा is surrounded by a pair of guard cell। ठीक है, हर एक जो आपका पोर होता है, हर एक स्टोमाटा का जो पोर होता है वो एक सेल के द्वारा सराउंड किया जाता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। ये गार्ड सेल ही अलाउ करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर आने के लिए। यानी इस स्टोमाटा के अंदर जो भी आपके सब्सटेंसेस का इन एंड आउट होता है ना, ये गार्ड सेल के ही आपके चलते होता है। गार्ड सेल ही इसका रिस्पांसिबिलिटी लेता है। तो when the opening and closing of stomata pores is controlled by guard cell, जैसा कि अभी आपको बताए हम कि ये हमारे गार्ड से, ये स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, खुलना या बंद होना, ये इस गार्ड सेल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए when water flows into the guard cell the swell become curved and cause the pore to open।
जब आपका वाटर इस गार्ड सेल के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है, तो वो स्टोमाटा जो है वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, कर्व हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसके चलते जो पोर है, जो आपका छिद्र है वो क्या होता है, खुल जाता है। जो छिद्र है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। और छिद्र जब ओपन हो जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें क्या कर सकते हैं, आपका एब्जॉर्ब हो सकते हैं या ऑक्सीजन उसमें से रिलीज हो सकता है। ठीक है। ऑन द other hand, when the guard cell lose water, they shrink, become straight and close the stomata pore. ठीक है। जब आपका गार्ड सेल क्या करता है, वाटर को जो एब्जॉर्ब किया था उस वाटर को जब क्या करता है, लूज करता है, तो लूज करने के चलते स्पेस कम हो जाते हैं, वो आपका गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और आपका वो गार्ड सेल के चलते जो आपका छिद्र खुल गया था वो पोर फिर से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब जब पोर आपका क्लोज हो जाता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। चलिए, a large amount of water is also lost from the cells of the plant. A large amount of water is also lost from the cells of the plant leaves through the open stomatal pores. ठीक है। जब आपका स्टोमाटा आपका एक बार ओपन हो जाता है तो उससे आपका वाटर भी ज्यादा मात्रा में उससे निकलने लगते हैं। CO2 तो आपका आता है, ये O2 निकलता है, ये वाटर भी आपके ज्यादा मात्रा में उससे क्या होते हैं, आपका रिलीज होने लगते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, they shrink, become strained and close the stomata pore. A large amount of water is also lost from the cells of other leaves through the open stomatal pores. When the plant does not need carbon dioxide and want to conserve water, the stomatal pores are all closed and the oxygen gas produced during the photosynthesis also goes out through the stomata pores of the leaves. ठीक है। ये आपका important conclusion है, important line है कि जब आपका गार्ड सेल को वाटर के लॉस्ट को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। जब आपका गार्ड सेल चाहता है कि हमारा जो वाटर है वो आपका कंजर्व हो सके, उसका लॉस्ट रुक सके, ठीक है, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, अपने गार्ड सेल क्या करते हैं, स्टोमाटल पोर्स को बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के बाद दो काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की नीड भी नहीं होती है, और आपका वाटर जो है वो भी क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था कि स्टोमाटा किस प्रकार से ओपन होते हैं और किस प्रकार से क्लोज होते हैं, और जब ओपन होते हैं तब क्या होता है और क्लोज होते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, जिस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ओपन स्टोमाटा कैसे होते हैं और क्लोज स्टोमाटा आपका कैसा होता है। देखिए, ये आपका सबसे पहले तो सरफेस ऑफ लीफ, ये जो बाउंड्री है हमारे लीफ का क्या है, सरफेस है। चलो बाबू, ये लीफ का सरफेस है। दूसरा, ये हो गए गार्ड सेल्स, ये आपका क्या हो, पूरा एक स्टोमाटल हो गया, ये पूरा एक स्टोमाटा हो गया। इस स्टोमाटा में एक पेयर होते हैं गार्ड सेल की, ये आपका पहला गार्ड सेल हो गया और ये आपका दूसरा गार्ड सेल हो गया। ठीक है। ये आपके गार्ड सेल यानी उस स्टोमाटा के अंदर आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये छोटे छोटे क्या हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब ये पहला आपका हो गया गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। अभी ये आपका जो स्टोमाटा है ये बिल्कुल ओपन स्टोमाटा, ये कैसा है आपका, ओपन स्टोमाटा है। अब ये चूंकि ये गार्ड सेल कैसे हुए हैं, आपके स्वेलिंग नेचर के, ये आपके सूजे हुए हैं, तो ये कैसा है, बिल्कुल आपका ओपन है। फिर ये गार्ड सेल क्या करेंगे, अपने अंदर से वाटर को रिलीज कर देंगे। जब वाटर को रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये एरिया आपका कम हो जाएगा, जिसके चलते ये क्लोज्ड स्टोमाटा का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि हमारा स्टोमाटा जो है वो किस प्रकार से ओपन हो रहा है और किस प्रकार से क्लोज हो रहा है। ठीक है। तो ये अब आपका पार्ट 3 था। इस पार्ट 3 में बेसिकली आपने बात किया अपने स्टोमाटा के बारे में। ठीक है। या इससे पहले आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को देखे थे, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट्स को देखे थे कि एक्सपेरिमेंट आपका सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपने देखा था कि क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम बात किए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या
आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, वो किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हमने अपने इस पार्ट 3 में जानी। ठीक है, तो अब आपसे हम इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक को लेके पार्ट 4 में मिलते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।